नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन है 7 हमारे आसपास के बाजार। चलिए आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए नोट करते चलेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन है, जरा सुनते हैं इसको। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती है, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है और मेहनत से ही किस्मत बनती है। इसलिए मेहनत जारी रखना है और मेहनत करते रहना है। चलिए टॉपिक को अब शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा इकाई 5 हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि बाजार के बारे में दिया हुआ है शिक्षक के लिए। उसको थोड़ा सा रीडिंग लगाते हैं। ये 2 अध्याय बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है। इनमें से कई प्रक्रिया तो हमें देखने को मिल जाती है और उनका अवलोकन किया जा सकता है, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती है। अध्याय 7 है हमारे आसपास के बाजार। इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। एक अलग अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं। इन बाज़ारों में माल कैसे पहुंचता है। सब्जी के थोक बाज़ार के एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और उसमें थोक बाज़ार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाज़ार शब्द को बाज़ार के स्थानों का पर्याप्त मान रहे हैं, पर अस्पताल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाज़ार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में यह देखने की कोशिश है कि बाजार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज की कहानी और उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाजारों के उदाहरणों से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। एक कमीज उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हमें यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफ़ी फायदे में रहते हैं। मतलब देखिए, उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन जो उत्पाद करता है, जहाँ से कमीज का मतलब बनाया जाता है, और वितरण मतलब क्या होता है, सेलिंग किया जाता है, जहाँ पे बेचा जाता है, उसको कहते हैं। और कुछ बहुत कम या न के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत ही असमान हैं। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना। फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई और व्यवहारिक व कारगर रास्ते की तलाश की जानी चाहिए। आपके स्थानीय बाजारों के अनुभवों की कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है। आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद पोख्ता में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदि। इस खोजबीन से वे समाज की समानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसी सवालों की समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहते हो। चलिए, ये था इकाई 5। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं।
हमारे आसपास, लेसन है 7, हमारे आसपास बाजार। इसको अब हम लोग अच्छे से रीडिंग लगाने वाले हैं। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां इत्यादि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाया जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार में भी कई प्रकार के होते हैं, बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक हाट मतलब हो गया कि साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, या बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। ये कुछ दृश्य है मार्केट का, मतलब मार्केट में क्या क्या मिलता है, मार्केट में कहाँ लगाया जाता है, मेडिसिन, बुक स्टॉल, शूज़ दुकान और बहुत चीज़ मार्केट में बहुत प्रकार का होता है। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब देखते हैं पहले साप्ताहिक बाजार के बारे में। किसको देखते हैं? तो साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन जो खुलता है वो मार्केट को देखते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है, साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ते में किसी एक निश्चित दिन लगता है। मतलब सप्ताह में 7 दिन में किसी एक ही दिन लगता है वो दुकान। यह साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है, मतलब पक्की दुकान नहीं रहती है, वो कभी भी हट सकती है और कहीं भी उसका जगह परिवर्तन हो सकता है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ें को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। मतलब सेम सामान के लिए बहुत सारा दुकान है तो वहाँ कंपटीशन भी बढ़ जाता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वह वस्तु कम कीमत में मिल जाए। मतलब एक ही सामान बहुत जगह मिल रहा है तो अगर ये महंगा में बेच रहा है तो हो सकता है आगे जाके हमको उससे कम दाम में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ों का यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। अब पढ़ेंगे मोहल्ले के दुकान।
मोहल्ले की दुकान को देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर का देख लेंगे। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल में हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते हैं? साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है? एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? चलिए, ये समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी, समीर जो है एक रेडीमेड कपड़ों का एक व्यापारी है। चलिए इसको देखते हैं कैसे क्या करता है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा सा व्यापारी है। वह शहर के बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचा जाता है। समीर और दूसरा कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए किराए की मनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे त्योहारों के मौके पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। मतलब कोई फेस्टिवल होता है तो साप्ताहिक बाजार वाला जो दुकान होता है वो अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा सुजाता और कविता के बारे में। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंतमंजन, टेल्टकम पाउडर, शैम्पू, बाल का तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसका घर दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। ये दुकान था। चलिए अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों के दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह के दुकानों अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोसी के दुकानों कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन। और इसको पहले देख लेते हैं। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? बहुत समस्या आ सकती है। हिसाब करने में बहुत समस्या होता है। एक का उल्टा पुल्टा हुआ तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगा। फिर आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसको टैक्स देना पड़ता है, रूम रेंट देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, कर्मचारी का भत्ता देना पड़ता है, उसको वर्कर रखेगा तो।
सप्ताह के किसी दिन भी और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए हैं और सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। चलिए कुछ स्टोरी है, इसको भी देख लेते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अंजल मॉल जो है एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वह इससे बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों के दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पे ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म की कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगी। ये मॉल का है दृश्य। आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकने को क्यों चाहता होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान पर अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। चलिए इसको देखते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलें पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे कर कर बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादकों को बड़े शहरों, बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादकों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ब्रांडेड चीज लेने के लिए तो थोड़ा पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ता है। बाजार की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते होंगे? जैसे मॉल हो गया, छोटी मोटी दुकानें हो गया, तो हम लोग माइंड में सोचते होंगे ना कि ये जो इतना जो सामान है यहाँ पे, ये सामान आता आखिर है कहाँ से? तो उसको देखते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानाओं, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानाओं और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे 1 किलो सब्जी
या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 केजी तक की सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है। मतलब जैसे कि व्यापारी में अपना सामान खरीद और बेचना कर रहा था, लेकिन जो उपभोक्ता जो यूज करने वाला होता है, जैसे आम जनता, जो लास्ट में जब अंत का जो व्यापारी होता है ना, वो जो वस्तु उपभोग करता है, लास्ट में जो उसको बेचता है उसको खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। क्या कहलाता है? खुदरा या फुटकर। मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बेचना। फुटकर मतलब हाफ केजी, आधा केजी, 250 ग्राम ऐसे करके बेचना, उसको क्या कहलाते हैं? तो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते मिलते हैं या मिलता है। चलिए कुछ यहाँ पे मैप दिया गया हुआ, इसको भी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? बात सही है कि मॉल में एक टैग लगा दिया कि 699 का है तो 699 में ही लेना होगा, वहाँ पे तोल मोल नहीं होता है। लेकिन संडे मार्केट या साप्ताहिक मार्केट जो होता है उसमें तो बहुत बोलता है इंसान। आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होता है? ये है हमारा दिल्ली के 10 थोक बाजारों में 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए। मतलब ये थोक विक्रेता है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारा माल को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। दिल्ली के 4 ये जगह है। चलिए इसको भी देखते हैं। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरण से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। बात सही है। वहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से अन्य व्यापारी तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर में थोक व्यापारी से ही खरीदता है। चलिए पहले एक और है, आफ्ताब शहर में सब्जियों की थोक व्यापारी। ये स्टोरी को भी समझते चलते हैं। आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों से सब्जियां यहां आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी यही नीलामी में शामिल होता है और सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान है और गोदाम है जहां वह सब्जियां को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है। मतलब फुटकर व्यापारी समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जो सुबह 6 बजे आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद यह छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखानों से खरीदता है और उन्हें बड़े बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास सफ़र करता हुआ
हम तक पहुंचा है। मतलब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो ये हम लोग कभी विचार नहीं करते कि ये सामान कैसे मेरे तक पहुंचा, पहले कहाँ से आया होगा, कहाँ बना होगा, किसके द्वारा यहाँ पहुंचा होगा, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। शहरी क्षेत्र के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखने बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं और वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ये कहाँ होता है? तो शहरी क्षेत्र में होता है। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हुए चलते हैं कैसे क्या होता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार ही दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिन्हें के बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल में समझिए कि जैसे कार को बनाया जाता है, ठीक है, तो कार में बहुत सारे उसमें पार्ट पुर्जा होता है। जैसे उसका क्या हो गया, कार का इंजन हो गया, गियर्स हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सल हो गया, टंकियां हो गया। ये बहुत अलग अलग कंपनी कारखाना से आता है। लेकिन हम लोग जब कार को परचेज करने जाते हैं, कार को खरीदने जाते हैं, तो शोरूम में हम सिर्फ क्या कर देखते हैं, कार को देखते हैं कि ये कौन सा ब्रांड का है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट पुर्जा को हम लोग नहीं देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता को देखते हैं। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाले दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी यहाँ क्या है, एक कारखानों में कार जोड़ी जा रही है, मतलब कार को बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी आमदनी भी यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचती है। ये मॉल है, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, इसमें बहुत सारी दुकानें होते हैं, ठीक है। अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों का भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। मतलब देखिए, सबसे मेन बात है पैसा।
जिसके पास जैसा पैसा रहेगा उस तरह का वो सामान, प्रोडक्ट, ब्रांड यूज करेंगे, ठीक है, और वैसा दुकान से परचेस करेंगे। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से हम यह संभव होता है कि एक बाजार उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही उन लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। मतलब कोई भी चीज़ हम उपभोग कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से करेंगे, और कोई चीज़ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको भी हम जिम्मेदारी तौर पर ही करेंगे, ठीक है। चलिए, ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज कुछ प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न लॉन्ग वाला है तो लॉन्ग वाला शॉर्ट रहता है तो करा दिया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में कराएंगे। और शब्द संकलन है, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद शब्द संकलन, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या होता है आगे भी हम लोग देखें, और थोड़ा यहाँ से संक्षिप्त रूप से भी देखते हुए चलेंगे। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, मतलब रेगुलर वाला बाजार नहीं होता कि मार्केट में रोज ही आएगा, ठीक है, रोज खुलेगा, नहीं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन इत्यादि आदि तक, ठीक है। अब मॉल क्या है इसके बारे में समझते हैं। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पादन बिकते हैं। अब थोक के बारे में समझते हैं। इसका आज से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादकों, जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित है, कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। चलिए, लास्ट है बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हैं दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। बाजार की श्रृंखला क्या कहते हैं? कहीं पे प्रोडक्शन होता है, कहीं पे फिर व्यापारियों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाया जाता है। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन फिर से सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती है, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है, और मेहनत से ही किस्मत बनती है। चलिए, ये टॉपिक था हम लोग का। क्या टॉपिक था ये हमारा? हमारे आसपास के बाजार। लेसन था 7, जो कि आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएं। और पीछे का क्लास 6 का सभी कंप्लीट हो गया है क्लास, और 7 का और 2 टॉपिक बचा हुआ है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग पहले का भी क्लास देख सकते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।